वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है कटिंग मेथेन फॉर फॉसिल फ्यूल्स। देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के लिए अभी तक क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड पे मेनली फोकस होता था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है। लेकिन अब जो वर्ल्ड लीडर्स हैं या जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका जो फोकस है वो मेथेन पे भी फोकस उनका बढ़ रहा है कि मेथेन जो है ये बहुत ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर हम मेथेन का अमाउंट कम करें, मेथेन को लिमिट करें, बिकॉज जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो इन सभी को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से मेथेन भी इमिट होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 25% ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने का इसका पोटेंशियल होता है। तो हम मेथेन को अगर कम करें तो उससे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है आईईए की। आईईए इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी रिपोर्ट है इम्पेरेटिव ऑफ कटिंग मेथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि फॉसिल फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें से मेथेन को कम करना, मेथेन इमिशन को कम करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। वाई? क्योंकि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तो इस जो ये रिपोर्ट आई है इसकी की फाइंडिंग्स यही है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है तो मेथेन इमिशन को कट करना बहुत जरूरी होगा। तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें यही प्रोविजंस थे। हमारे टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करने की पूरी कोशिश करनी है, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो नहीं बढ़ने देना है, बिकॉज अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेगा तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। तो 1.5 डिग्री पे अगर हमको लिमिट करना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अब मेथेन पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है लगभग 65% एंड मेथेन रिस्पॉन्सिबल है 20%। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी है, 5% रिस्पॉन्सिबल है। सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 10% रिस्पॉन्सिबल है। मेथेन का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, 25 टाइम्स ज्यादा है CO2 से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा अमाउंट रिलीज हो चुका है, इसीलिए ये 65% इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देखो कि मेथेन का जो इमिशन है वो भी 20% है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम ये 20% को ही अगर हम कम कर सकें, जो कि रिलेटिवली इजी है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन को लिमिट करने से थोड़ा ज़्यादा इजी होता है मेथेन को लिमिट करना। तो अगर हम इस पर फोकस करते हैं और 20% का जो ग्लोबल वार्मिंग जिससे हो रहा है उसको अगर हम कम करने की कोशिश करें तो ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। देखो, मेथेन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से बढ़ा है अगर हम देखें तो 1800 से पहले, जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उस वक्त इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग 750 पीपीबी था। पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। अब यहाँ से आप देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ था तो काफी कम था इसका कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी कितना है, 1912 पीपीबी हो चुका है इसका कॉन्सेंट्रेशन 21st सेंचुरी में। अभी का जो मेथेन इमिशन सिनेरियो है, एनुअली लगभग 580 मिलियन टन मेथेन रिलीज होता है, जिसमें से कि ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है 60%। बाकी का जो 40% है वो नेचुरली इमिट होता है अलग अलग सोर्सेज से। तो यहाँ पे अब देखोगे जो मेथेन का इमिशन है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज्यादा जो मेथेन इमिशन हो रहा है वो एनर्जी सेक्टर से हो रहा है, 5.2%। एनर्जी सेक्टर का मतलब है फ्यूल बर्न, फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, फ्यूल में हर एक चीज आ जाती है, लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल या कुछ भी जब हम बर्न कर रहे हैं। और दूसरा 4.8% रिस्पॉन्सिबल है एंट्रिक फर्मेंटेशन। एंट्रिक फर्मेंटेशन यानी कि कैटल्स, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्रीज होती है, कैटल्स रखे जाते हैं, लाइव स्टॉक रखा जाता है, उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होता है। इट मीन्स कि उनका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो मेथेन प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हमारे पास में कैटल्स हैं तो वो रिलीज करते हैं मेथेन। देन राइस कल्टीवेशन, 3.4% रिस्पॉन्सिबल है राइस कल्टीवेशन, क्योंकि राइस को जब भी कल्टीवेट किया जाता है तो उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे अनएरोबिक कंडीशन जनरेट होती है, और जहाँ पे अनएरोबिक कंडीशन जनरेट होती है वहाँ पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ही मेथेन बनाते हैं। तो राइस कल्टीवेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे मेथेन इमिट होती है। एंड 1.4% रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट। जहाँ पे वेस्ट होगा, तो वेस्ट से क्या होता है, कहीं पे भी हम वेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं अगर, तो उसमें बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जब भी डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को ये बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का लेवल घट गया, ऑक्सीजन जैसे ही घटेगी तो अनएरोबिक
कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अनरोबिक कंडीशन का मतलब ही है कि मीथेन का जनरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनरोबिक जब सिचुएशन होती है वहीं पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो जब इनको ग्रो करने के लिए अनरोबिक कंडीशन ही चाहिए, मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे खत्म हो गई वहीं पे ये सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर मेथेन जनरेशन करने लग जाते हैं। देन जो लैंडफिल्स है, लैंडफिल हमारा लगभग 2.2% लैंडफिल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लैंडफिल में भी बहुत सारा वेस्ट पाइल अप कर दिया जाता है, तो वहां भी एनरोबिक कंडीशन जनरेट होती है और मेथेन प्रोडक्शन होता है। 1.6% बायोमास को जब हम बर्न करते हैं, 1.4% अर्बन वेस्ट वाटर, जो सिटीज में जो वेस्ट वाटर जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है या फिर जहाँ पे भी इकट्ठा होता है, उन सभी जगहों पे मेथेन जनरेट होती है। तो सोर्सेज ऑफ मेथेन जैसे कि वेटलैंड्स, नेचुरल सोर्सेज में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे वेटलैंड है, वेटलैंड मीन्स कि जहाँ पे पानी इकट्ठा है, चाहे वो सीजनली हो या फिर रेनी सीजन में। रेनी सीजन में जब भी पानी होता है तो वो इकट्ठा हो जाता है और फिर ड्राई सीजन में वो गायब हो जाता है। तो जब जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे अनरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी, और अनरोबिक कंडीशन का मतलब है कि मेथेन का प्रोडक्शन वहाँ पे होगा। तो दो तरीके की मेटाबॉलिज्म होता है, दो तरीके का, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, एनर्जी बनती है। जो एनर्जी है उसे हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी यूज़ करती है उसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है और उसमें बनती है मेथेन बनती है, जब भी ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पे होता है, फाइनल अल्टीमेटली मेथेन बनता है यहाँ पे जब भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और मेथेन बनाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, यानी कि जो कैटल्स होते हैं, उनका इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ये मेथेनोजेंस, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, और ये मेथेन बनाते हैं यहाँ पे। देन लैंडफिल्स, इस तरीके के आप सिनेरियो आपको दिखाई देगा हर जगह। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेस्ट काफ़ी इकट्ठा हो जाता है एक साथ, और जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कंज्यूम हो जाती है। ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, कौन कंज्यूम कर रहा है उसको? माइक्रोब्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे ही सारी ऑक्सीजन खत्म होगी, अनएरोबिक कंडीशन जनरेट होगी और मेथेन प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, क्रूड ऑयल का जब प्रोसेसिंग होता है, क्रूड ऑयल के प्रोसेसिंग के बाद ही पेट्रोल डीजल बनता है, तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है उसमें मेथेन जनरेट होती है। नेचुरल गैस, मेथेन, नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस मेथेन ही है। तो जब भी मेथेन या जब भी नेचुरल गैस को निकाला जाता है उसके सोर्सेस से, तो कुछ मेथेन एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, रिलीज हो जाती है, लीकेज हो जाता है। तो वो भी एक सोर्स है यहाँ पे मेथेन का। तो मेथेन एंड ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से मेथेन ग्लोबल वार्मिंग करता है? देखो, मेथेन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग में, दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम इसमें मेथेन के कॉन्सेंट्रेशन में शार्प रिडक्शन अगर हम कर दें तो ये ग्लोबल वार्मिंग को नियर टर्म में तो लिमिट कर सकता है। मतलब कि जो हम 21st सेंचुरी में, हमको 21st सेंचुरी में 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना है टेम्परेचर, ये जो हमारा गोल है, इसे हम अचीव कर सकते हैं अगर हमने मेथेन के कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन लेके आ गए। कोई भी ग्रीन हाउस गैस होती है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे डिसाइड होता है कि वो ग्लोबल, उसका कितना इम्पैक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग करने में। पहला तो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी। इट मीन्स कि जो सन से अर्थ पे एनर्जी पहुंच रही है, पहले तो सन से एनर्जी पहुंचती है अर्थ पे, फिर अर्थ गर्म होती है, अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, उसके बाद अर्थ री रेडिएट करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ वापस भेजता है, इसी इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती है। तो कोई भी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या मेथेन है या फिर ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनकी कितनी कैपेसिटी है इस आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, वही उसकी एबिलिटी है कि वो कितना उसको, जो जितना एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा। तो जो मेथेन है, मेथेन की बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी है इस आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। और दूसरा डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ टाइम, कब तक ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कितने टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना ग्लोबल वार्मिंग करेगा। जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, ये लगभग 100 साल
तक एटमॉस्फेयर में रहता है। अगर हमने एक बार CO2 इमिट कर दी तो वो 100 साल तक रहेगी। लेकिन मीथेन का लाइफ टाइम काफी कम है, लगभग 15 साल है इसका लाइफ टाइम। तो इट मीन्स कि 15 साल में रिमूव हो जाएगा एटमॉस्फेयर से। ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ग्लोबल, एक ग्रीन हाउस गैसेस के, उसी से डिसाइड होता है कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग करने का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा इन दोनों कैपेबिलिटीज से। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इन सबको हम कंपेयर करेंगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि 1 है। अब इससे हम कंपेयर करते हैं तो मेथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 25 ऑन 100 ईयर स्केल। अगर मतलब ये 100 साल का अगर हम इसको टाइम पीरियड दें, 100 साल अगर रहता है एटमॉस्फेयर में, तो ये कितना करेगा, 25 टाइम्स मोर ग्लोबल वार्मिंग एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ टाइम कितना है, 100 साल, 100 साल तक रहता है ये, और मेथेन रहता है सिर्फ 15 साल तक। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ये 120 साल तक रहता है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और भी ज्यादा है, 290। CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ये 100 साल से ज्यादा ही रहता है और इनका देखो और भी ज्यादा है, 6000 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी लगभग 250 साल तक रहते हैं, 10,000 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है ये। और HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका कम है 15 साल, ये 1000 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखते हैं। PFC पर फ्लोरोकार्बन, ये देखो 1000 से 50,000 टाइम्स तक ये रहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये जितनी भी गैसेस है दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल। तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं और इसलिए इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी यहाँ पे ज्यादा है, 5000। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड 3000 साल तक ये रहता है एटमॉस्फेयर में और 24,000 इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। इट मीन्स कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अभी तक का सबसे ज्यादा इसका GWP देखा गया है। तो ये जो गैसेस हैं जो इतने सालों तक रहती हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो गैसेस हैं दीज आर इनर्ट गैसेस। अब जो मेथेन है, मेथेन ग्राउंड लेवल ओजोन को भी बढ़ाता है। देखो ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर पाई जा रही है ओजोन तो दैट इज अ गुड ओजोन, क्योंकि वो UV रेडिएशन से हमको बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस ओजोन की वजह से ही धरती तक नहीं पहुंच पाता है, तो उससे हमें जो उसके हार्मफुल इम्पैक्ट है उससे हम बच जाते हैं। लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में जब ओजोन बनती है तो दैट इज अ बैड ओजोन, क्योंकि ये ओजोन एक तो ये ग्रीन हाउस गैस है और दूसरा ये स्मॉग बनाता है। स्मॉग यानी कि स्मॉग का मतलब क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। जब भी फॉगी सिचुएशन होती है स्पेशली विंटर टाइम पे, तो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें आपस में रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में ओजोन बनती है और ये ओजोन काफी हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, प्लस जो हमारे क्रॉप्स वगैरह हैं उन सब के लिए ये काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। तो जो ये मेथेन है, मेथेन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बना रहा है, ट्रोपोस्फेयर में ये ओजोन बनाता है। देखो किस तरीके से बनाता है। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझना पड़ेगा हम। ओजोन का फॉर्मेशन होता है जब भी कोई व्हीकल है उसमें से फ्लू गैसेस निकल रही है, पॉल्यूटेंट गैसेस निकल रही है, तो उसमें बहुत सारे टाइप की गैसेस होती है। उसमें CO2 भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और साथ में नॉक्स भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और साथ ही इसमें VOCs भी निकलते हैं, VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर। तो अब ये जो नॉक्स है जो इमिट होता है और साथ में जो VOC इमिट होते हैं, सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं आपस में और ओजोन बना देते हैं। तो इस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये VOC यानी कि जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, जैसे कि मेथेन, बेंजीन, जाइलिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे इस व्हीकल से इमिट होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप मेथेन भी एक VOC ही है। इट मीन्स कि यहाँ पे नॉक्स से अगर मेथेन यहाँ पे रिलीज होती है एनवायरमेंट में, तो ये मेथेन इस नॉक्स से रिएक्ट करके ओजोन बना रही है यहाँ पे, और ओजोन से आगे जाके स्मॉग बनता है जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग सिचुएशन है। तो ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। तो हमें मेथेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे रिड्यूस करने की जरूरत है। यहाँ पे नीड फॉर टारगेटेड मेथेन मिटिगेशन। पहले हमारा फोकस क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें टारगेट करना है कि हमें मेथेन को लिमिट करना है, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सके। अगर मेथेन को, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का कि अगर हमने मेथेन को नहीं एड्रेस किया, मेथेन की प्रॉब्लम को, तो ग्लोबल टेम्परेचर 2050
तक 1.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है मीथेन का। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा मीथेन इमिट हो रहा है इंडिया से। और जो मीथेन है उसमें से 20% जो मीथेन है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही निकल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर, कोल माइंस, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये मेन चीजें हैं। तो इन मेन सेक्टर पे हमको फोकस करने की काफी जरूरत है। अब एफर्ट्स कुछ किए गए हैं मीथेन इमिशन को रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि ग्लोबल मीथेन प्लेज यहाँ पे किया गया था। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल मीथेन प्लेज इनिशिएट किया था और प्लान किया था इन्होंने कि हमें मीथेन को लिमिट करना है, मीथेन का अमाउंट में 30% रिड्यूस करना है 2030 तक। लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि अगर हमें मीथेन को रिड्यूस करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा मीथेन इमिट होती है जब हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, और इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री है। तो अगर हम इसे साइन कर लेते हैं तो हमें वो भी लिमिट करना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है अभी ग्लोबल मीथेन प्लेज। इसके अलावा यहाँ पे यूनैप ने लॉन्च किया है IMEO, दैट इज इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। ये चेक करेगा कि किस कंट्री से कितना मीथेन इमिशन हो रहा है। ये रेलिवेंट डेटा प्रोवाइड करेगा ताकि उस बेसिस पे कुछ स्ट्रेटजीज बनाए जा सके मीथेन के इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मार्स लॉन्च किया गया है COP27 में। मार्स का मतलब है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये भी मीथेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे अपना डेटा देगा कि कितना मीथेन कहाँ से रिलीज हुआ है। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।